गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, मैं अशोक दुबे। डियर फ्रेंड्स, aspirants for all who are involved in civil service examination, different types of competitive examination, those who are preparing for. Today, my dear, actually, I'm going to discuss about international energy. Just this will be very important for you all, where we can learn what is the previous activities happened during the establishments of these institutions like International Energy Agency. Mean to say, where we can discuss about all about the historical background and what's the present scenario. We can also discuss here. And what is the consumptions or what is the prospections of our country? Like if I'm talking about oil, I'm talking about coal, the different types of, like these are the part of natural resources under the primary sector also. And what the target and vision which has been established by our government, that it must be a start or not. So these criteria can be communicated, discussed here on the basis of International Energy Agency, जिसको हम लोग बोलते हैं IEA। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पूरा देश, अभी हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर जो हमारा ग्रुप्स बना है उसमें भी भारत बढ़ चढ़ के भाग लिया। विश्व के बहुत सारे राष्ट्र, खास तौर पे यदि बात हम करें तो एनर्जी को लेकर के पूरे राष्ट्र अनेक प्रकार के, हम कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं। तो व्हाट्स रीजन, और यदि भारत पेरिस समझौता को मानता है तो और क्या क्या इसे करना होगा, क्या इनके सामने चुनौतियां होगी, ये सारे चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आपके, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, और इंटरव्यू की बात करें, ये सारे एग्जाम को लेकर के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो नाउ विदाउट किलिंग आवर टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। और आप इस क्लास का एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल एनर्जी सिस्टम, जो हमारा एजेंसी है, इसके बारे में। सबसे पहले यह हमारा क्या है, तो यह हमारा एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है एक पेरिस समझौता जो हुआ था, तो पेरिस समझौता के आधार पर ये इसे एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया, जिसकी स्थापना हमने देखा कि 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे, वर्ल्ड में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे, और अभी हम वर्तमान की यदि बात हम करें तो जैसे स्वेज नहर में, स्वेज कैनाल में भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक चाइना जहाज वहां पर फंसा हुआ है, लगभग 10 दिन 12 दिन हो गए, और दोनों तरफ के जहाज, दोनों तरफ से जहाजों का बेड़ा आप कह सकते हैं जिस तरह से खड़ा है, तो यह भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्राइस राइज होता है हमारा क्रूड ऑयल में, खासतौर पे हम गैस की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, डीजल की बात करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्राइस राइज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं अभी कंप्लीटली हम कह सकते हैं कोलैप्स होने की कगार पे, या कह सकते हैं अभी रुकी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी थी, इसकी स्थापना हमने देखा कि 1973 में जो हमारा ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उस क्राइसिस के दौरान इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1973 में क्राइसिस हुआ, ऑयल क्राइसिस, और 1974 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी OECD, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। कहाँ? फ्रांस, फ्रांस के पेरिस जो शहर है वहां पर इसकी स्थापना कर दिया गया। जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, यह क्या करती है, तो खास तौर पे यह एक पॉलिसी बनाते, पॉलिसी बनाने के अलावा हम कह सकते हैं यह पॉलिसी एडवाइजर भी है। यानी नीति निर्धारण बना करके उस नीति निर्धारण को किस तरह से फॉलो करना है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे चीजों को जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वे सारे को एडवाइस करता है, सजेशन देता है। लेकिन जितने भी नन मेंबर्स हैं, साथ ही साथ हम कहें कि जितने भी नन मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे देखते हैं चाइना हुआ, इंडिया हुआ और रसिया हुआ, ठीक है,
इनके पास भी हम कर सकते हैं, नॉन मेंबर कंपनी के साथ भी मिलकर के काम करता है। लेकिन सजेशन की यदि बात होती है, यदि एडवाइस की बात होती है, तो यह मुख्य रूप से अपने मेंबर कंट्री को करता है। भारत जो है मुख्य रूप से 2017 के मार्च में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये ग्रुप है, या कह सकते हैं जो एजेंसी है, इस एजेंसी का भारत जो है एक एसोसिएशनल जो कंट्री बना, या कह सकते हैं इसके एक सदस्य राष्ट्र के रूप में जो भारत आया, वह मार्च 2017 में भारत इसमें इन्वॉल्व होता है, भारत इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इज इट ओके? अब इसमें हमें कुछ फॉर्मेशनल चीजों को सीखना होगा जो एक इनिशिएटिव्स का पार्ट होता है। और इनिशिएटिव्स क्या है कि जो अब हम आईईए की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा 3 इज का कॉन्सेप्ट दिया गया। 3 इज क्या है? तो 3 इज जो है एक हमारा इफेक्चुअल एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। और इफेक्चुअल एनर्जी पॉलिसी क्या है? तो ई पहला जो ई है वह एनर्जी सिक्योरिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि हम किस तरह से ऊर्जा को सुरक्षित कर सकते हैं, भविष्य में आने वाले जो चुनौतियां होगी, या हमारा आने वाला जो भविष्य होगा, उसके लिए हम कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, कितने उसको मतलब स्टोर करके रख सकते हैं, जो हम आने वाले फ्यूचर को मुहैया करा सकते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खासतौर पे हम कहें कि यदि हम एनर्जी की बात करते हैं, तो इस तरह से एनर्जी से हमारी इकोनॉमी में कितना इनकी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इनकी पार्टनर हो सकती है, वे सारे चीजों को हम स्टडी करते हैं। और तीसरा जो होता है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि हम जब इसको कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम से हम अपने जो वातावरण है उसको कितना प्यूरिफाई रखने में हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, या हम उसको कितने कॉशियस होते हैं, सचेत होते हैं और सावधान होते हैं, जिससे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर किसी निगेटिव प्रभाव न पड़े। या हम जो श्वास की बात करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सीएफसी की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, जो खासतौर पर हमारा ओजोन लेयर के लिए सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस सारे चीजों को लेकर के यहाँ पर 3 इज पर मुख्य रूप से फोकस किया है। वह थी एनर्जी सिक्योरिटी, थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इसको भी हमें मिटिगेट करने का इस पे फोकस दिया गया है। मिटिगेट का मतलब होता है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हुआ कि जो हम सीएफसी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किए, ठीक है, मीथेन की बात करें, इसमें हम कितना ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कंट्रोल करें, कम इसका उत्सर्जन करें, जिससे कि हमारा वातावरण जो है हमारा प्यूरिफाइड रहे और हमें एक अच्छे वातावरण मुहैया हो सके। पांचवा, इसमें हम कुछ प्रोग्राम की बात करते हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्राम लाया गया, जैसे था इंटरनेशनल जो हमारा एनर्जी एजेंसी है, तो इसमें लाया गया बायो एनर्जी का कॉन्सेप्ट जोड़ी गई कि हम ज्यादातर जो है बायो फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावे हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक पावर जो सिस्टम्स प्रोग्राम लाई गई, इस पे भी फोकस किया गया। ये सारे जो कर सकते हैं इसके अंतर्गत कुछ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, राइट। उसके बाद आईए के अंतर्गत हमने देखा एनर्जी कंजर्वेशन लाया गया, जो हम कितने एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम के आधार पर। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये सारा जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा फ्यूचर फॉर्मेशन हुआ कि भविष्य के लिए हम इसको कितना कंज्यूम तथा कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इस आधार पे हम कुछ रिपोर्ट को देखें, तो सबसे पहले देखें कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो हमारा रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट होती है, ये हर एक प्रत्येक साल इनवली जो होता है आईईए के द्वारा रिलीज होता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप 4 या 5 स्टार लगा सकते हैं कि यह वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है, यह मुख्य रूप से आईईए के द्वारा एनुअली प्रत्येक साल इसकी क्या होती है, पब्लिश की जाती है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी हैच लगाया, यहाँ भी किया है। खास तौर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर आप जो है स्टार लगा लेंगे। उसके बाद जो आईईए है वह क्लीन कोल सेंटर इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा जो है क्लीन कोल सेंटर्स जो है आईईए का, वह कहता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, मुहैया कराएंगे। और हम एनालिसिस करेंगे कि कोयला जो होती है कैन बिकम क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमारा कोयला जो होगा किस तरह से हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी का एक रूप हो सकता है, जिसके द्वारा हम अपने वातावरण जो है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो एटमोस्फेयर है, हमारे जो सराउंडिंग्स है, इसको हम कैसे क्लीन करेंगे, उस पर भी अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव्स होंगे, स्टेप्स जो होंगे, यह वहां पर मुहैया कराएगी। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल्स है, टोटल हमारे कितने होते हैं इसमें गोल्स, 17 होते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत इसको हम कैसे कंपैटिबल बना सकते हैं, वो भी इस पे चर्चा किया गया है।
अब हम देखते हैं कि भारत की बात करें, इसके साथ भारत को हम जोड़ के देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी नया रिपोर्ट आया है वह रिपोर्ट कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030, यानी इस फील्ड में जो है 2030 तक ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमर होने वाला परिस्थितियां बनने जा रही है। यानी वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के हम जो कंजप्शन करते हैं, कंज्यूमर हम हैं, सबसे ज्यादा यदि हम कंज्यूमर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंजप्शन की बात करते हैं तो हमारा एनर्जी में ही आता है। तो वह एनर्जी में कौन कौन से चीजें हैं वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे जो हमारा 2030 तक के डेटा हमें मुहैया कराती है। इसमें हम देख सकते हैं कि भारत, इंडिया जो बिगेस्ट शेयर बन चुका है खासतौर पे एनर्जी डिमांड ग्रोथ में, जो लगभग 25% से भी ज्यादा देख सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स, यानी अगले 2 डिकेड में भारत जो है विश्व के ऐसे राष्ट्र बन गया है जो सबसे बड़ी कह सकते हैं जो शेयर करती है अपने एनर्जी डिमांड ग्रोथ को, जो 25% बढ़ चुका है। और यहां तक हम देख सकते हैं कि भारत जो है यूरोपियन यूनियन जो वर्ल्ड का तीसरा बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर जो 2030 तक बनने जा रहा है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन राष्ट्र बनने जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 2030 तक अभी जो स्थितियां दिखाई रही तो सबसे थर्ड बिगेस्ट जो एनर्जी कंज्यूमर है वह हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। लेकिन भारत इनकी ओवरटेक बहुत जल्दी कर लेगी, भारत इसका पीछा बहुत जल्द कर लेगा। अब हम वर्तमान की यदि परिस्थिति हम अपने प्यारा इंडिया की बात करें तो भारत अभी जो है ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन में यदि देखा जाए तो ग्लोबल कंजप्शन एनर्जी में भारत अभी हमारा चौथा लार्जेस्ट कंट्री बन के उभरा हुआ है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन कितने स्थान पर है, तो यूरोपियन यूनियन हमारा तीसरे पोजीशन पर है जो थर्ड लार्जेस्ट है, और चौथा जो लार्जेस्ट हमारा है वो इंडिया है। ये सोच लीजिए दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि हमारा इंडिया केवां स्थान पे आता है लार्जेस्ट कंज्यूमर कंजप्शन में, और यूरोपियन यूनियन कितने स्थान पे आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन हमारा थर्ड पोजीशन है, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा चौथा पोजीशन पे है बिहाइंड चाइना। इसके बाद फिर अब चाइना के बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। मतलब हम देख सकते हैं कि सबसे पहला स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तीसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियंस है, और चौथा स्थान पर हमारा प्यारा भारत इंडिया है। यानी इसको आप रैंकिंग की भी बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद हमारा यूएस, उसके बाद हम देख लिया यूरोपियन यूनियंस, उसके बाद इंडिया। यानी इसको आप इस तरह से भी रैंकिंग कर करके याद कर सकते हैं। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड का चौथा एनर्जी कंज्यूमर लार्जेस्ट कंट्री के रूप में उभरा हुआ है। अब हम इसकी यदि कुछ मार्केटिंग की बात करें, मार्केट साइज की बात करें तो क्या है, तो भारत की जो एनर्जी कंजप्शन है यह एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल एज अ नेशंस ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी हमारा जीडीपी है उससे भी डबल हम कह सकते हैं, लगभग 2 गुना हमारी एक्सपेक्टेशंस है एनर्जी कंजप्शन का, ठीक है, जो अब बढ़ गया है एक्सपेंड होकर के। यदि हम देखें तो एस्टिमेशन जो दिया है वह 2040 तक लगभग 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हमारा मार्केटिंग यानी एस्टिमेशन हो जाएगा। और यह जो होगी यह हमारा करंट जो नेशनल पॉलिसी जो सिनेरियो है इसके अंतर्गत इस डेटा को दर्शाया गया है। तो सोचने वाली बात है कि भारत अभी 2040 तक जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम सबसे पहले हमारे जो एनर्जी कंजप्शन है वह हमारा जीडीपी का डबल होना चाहिए, और साथ ही साथ 2040 तक हम लगभग 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हम इसके एस्टिमेशन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इससे पहले यदि देखा जाए तो जिस तरह से ग्लोबल हमारा पेंडेमिक यानी कोविड-19 आया है, इस आधार पर यदि आप स्टडी करते हैं तो देख सकते हैं कि भारत की जो एनर्जी डिमांड था, पहले जो प्रोजेक्ट किया गया था वह लगभग 50% की गई थी, ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि जो हम देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के 2030 के बीच में यदि हम देखें तो यह बढ़ करके जहां हम 35% की चर्चा किए थे वह बढ़ करके हमारा 50% हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारा कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन ग्रोथ की जिस तरह से हमारी डिमांड हो रही है, जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हम बहुत ज्यादा अपने आप का कॉशियस हैं, वाचफुल हैं, डिटरमाइंड हैं, तब तो हम अपने इकोनॉमी को तथा अपने जो हमारी कह सकते हैं जो एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट है उसके लिए भी हम अपने आप का कशिश होंगे। यदि नहीं हुए तो जिस तरह से कंजप्शन हो रही है उस तरह से हम इसकी हरासमेंट भी कर सकते हैं। तो इस पे हमें अब कंट्रोल भी करना होगा। इसी यही कारण होगा कि आज की डेट में विश्व के हर राज्य जो बायोफ्यूल की बात हो रही है,
ठीक है। तो बायोफ्यूल पे जो सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी पे जो अभी फोकस जो किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि भारत जो है आईईए पर एग्रीमेंट साइन कर चुका है। अब प्रश्न बनता है कि भारत आईईए का एग्रीमेंट साइन क्यों किया, ठीक है, क्यों नहीं इससे पहले भारत ने किया था, और भारत किया तो कब किया, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और आपके सामने यह जो है एकदम कंप्लीट पीडीएफ है, इसको आप स्टडी करेंगे, देखते जाएंगे, एक एक पॉइंटों को देखते। इसमें हम कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट थी, खासतौर पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ भारत ने अपनी जो वक्तव्य होता है, अपना जो कॉन्सेंट यानी मंजूरी जो होता है, वो भारत ने दे चुका है, यानी अपना सिग्नेचर कर चुका है। अब बात होती है कि आखिर क्यों किया, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रेंथ या कह सकते हैं कि ग्लोबल एनर्जी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, और जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, यानी हम कह सकते हैं कि विश्व के जो एनर्जी यानी ऊर्जा सुरक्षा या उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ कॉपरेशन को देखने को मिलेगा। यानी उसमें एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं सहयोगात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए, तो इसमें एक बहुत बड़ी बल देखने को मिलेगा। अब इसके मुख्य जो उद्देश्य थे, ये उद्देश्य क्या थे, तो इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वह था कि जो भी हमारा स्ट्रेटेजिकल और टेक्निकल जो कॉपरेशन हो गए, खासतौर पे एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको या तो हम प्रोमोट करेंगे या तो हम उसको इनकरेज करेंगे। इज इट ओके? प्रोमोट का मतलब हुआ उसे आगे बढ़ाना, इनकरेज का मतलब हुआ यूज करने के लिए लोगों को उसके बारे में, उसका जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये सारे चीजों के बारे में उनको उस ऑल द प्रोस्पेक्टिव वी कैन डिस्कस हियर। ओके, तो इसकी मुख्य रूप से यही उद्देश्य रहा कि हम इसको स्ट्रेटेजिकल और जो हमारा टेक्निकल जो कॉपरेशन होगी, खास तौर पे एनर्जी सेक्टर को लेकर के, इसको हम कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे इंकरेज करेंगे, इस पे सबसे ज्यादा फोकस दिया गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य था। अब प्रश्न होता है कि इससे फायदा हमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो हमारी एजेंसी है, आईईए जो हमारी एजेंसी है, यह एजेंसी वाइडर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञानों का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, ठीक है, एंड विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ फुल मेंबर ऑफ। इसके साथ ही साथ भारत जो होगा, जो हमारा आईईए है, इसका भारत एक कंप्लीट कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, भारत इसका एक सदस्य बन जाता है। उसके अलावा जो हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट होती है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथन का मतलब उसमें हमारा एक बल मिलेगा। कैसे? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो कॉपरेशन होगी, उसके अलावा जो हमारे पास ग्लोबल एनर्जी को लेकर के जो हम इन्हांसमेंट करेंगे, सिक्योरिटी की मामला हो, स्टेबिलिटी की मामला हो, या सस्टेनेबिलिटी की मामला हो, ये सारे चीजों में हमारी एक दूसरे के साथ जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो पारस्परिक जो संबंध और पारस्परिक जो हमारा विश्वास होगा, उसको हम कहीं ना कहीं स्थान यहाँ उत्सर्जित करेंगे या स्थान को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस फेज में और देखने को क्या मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो इसमें हमारे प्रॉफिट्स होंगे, वो प्रॉफिट्स क्या होंगे कि जो भी हमारे बेनिफिट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियाज होंगे, वे सारे चीजों पर यहाँ पर गहन अध्ययन करेगा। जो एक स्ट्रेटेजिकल जो हमारा फॉर्मेशन होगी, या कह सकते जो स्ट्रेटेजिकल जो हमारा पार्टनरशिप की जो कंसेप्ट होगी, इसको हम कहीं ना कहीं इसको और नया रूप देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कह सकते हैं बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ वर्क एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। और इसके साथ ही साथ हम मिल करके काम करेंगे, किसके साथ, सीईटीपी के साथ काम करेंगे, जहां पर हम अपनी एरियाज को एक कवर करें, जहां पर हमारी जो एनर्जी की जरूरत है, और हम कह सकते हैं कि इससे हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी होगी, क्लीन एंड सस्टेनेबल जो एनर्जी होगा, एनर्जी इफिशियंसी की हम बात करेंगे, इनहांसिंग पेट्रोलियम स्टोरेज कैपेसिटी की भी आप बात कर सकते हैं, एक्सपेंशन और गैस बेस्ड इकोनॉमी होंगे, ये सारे जो भारत में हो क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे, स्प्रेड होंगे। तो इस ये सारे जो हमें प्रॉफिट्स होंगे, जैसे ही हम इसके सदस्य बन जाते हैं, परमानेंट सदस्य बन जाते हैं, तो हमें ये सारे जो प्रिविलेजेस होंगे, जो अथॉरिटीज होंगे या प्रॉफिट्स होंगे, वे सारे हमें मिल जाएंगे, जिसका हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। अब क्या हुआ कि इसमें जब हम इसकी यदि सेक्रेटेरिएट की बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन जो इस तरह के जो एग्रीमेंट होता है, वह एग्रीमेंट की जो कह सकते हैं अप्रूवल देती है, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो देती है, सारे कराने का जो उद्देश्य है या कह सकते हैं करने का जो जिम्मेवारी है, वह इसके आईईए के सेक्रेटेरिएट को दिया गया है।
यानी हम कह सकते हैं आईए के जो सेक्रेटेरिएट है यह यहाँ पर सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबल है, सबसे बड़ी हम कह सकते हैं टॉप मोस्ट यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी के रूप में यहाँ पर काम करती है। अब जो सीईटीपी है इसके बारे में हम थोड़ा जान जाए तो सीईटीपी को लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 यानी 2017 के नवंबर में इसको लॉन्च की गई थी। और इसका जो करने के पीछे जो रीजन था वह था कि वह ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको एक्सेलरेट करे, इसी को प्रयास को लेकर के इसकी 2017 में इसकी स्थापना किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह प्रोग्राम जो होती है वह हमारा इंडिपेंडेंट कटिंग एज सपोर्ट, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें ये स्वतंत्रता देती है। दूसरी बात की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके अनुरूप हमें कार्य करने के हमें परमिशन भी देता है इन ऑर्डर टू कैटलाइज द ग्लोबल ट्रांजिशंस। दुनिया में जो भी कुछ पॉलिसीज बनाएंगे उस पॉलिसी को हमें मानने को भी बाध्य करता है, जहां पर हम अपने सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शंस को हम यूज कर सकते हैं तथा हम स्टोर कर सकते हैं। प्रायोरिटीज में कंट्री का कुछ दिया गया, कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिनको इसमें मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई है और उसमें ब्राजील का नाम आता है, सांपों का देश आपने नाम सुना होगा, चाइना विश्व का सबसे पॉपुलस कंट्री, इंडिया सेकेंड पॉपुलस कंट्री, इंडोनेशिया यानी वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्रीज, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे जो राष्ट्र हैं, कंट्रीज हैं, इनको इसमें प्रायोरिटी के क्षेत्रों में लाया गया है और उनको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दूसरे जो आईए एसोसिएशन कंट्रीज हैं उनको भी कुछ की रीजन्स उनको प्रोवाइड किया गया। की रीजन्स में कौन कौन है, तो जो साउथ ईस्ट जो हमारा एशिया का क्षेत्र है, लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है और अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसको भी इसके अलावे भी उनको प्रायोरिटी के श्रेणी में रखा गया है। अब सीईटीपी जो है यह एक ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक एनालिटिकल जो हमारा वर्क होते हैं ऑन द बेस ऑफ कोलाबोरेशन एंड कोलाबोरेटिव जो एक्टिविटीज होते हैं इसको ये इंक्लूड करने की कोशिश करता है। टेक्निकल जो हमारा कॉपरेशन होता है इसको ये इंक्लूड करने की कोशिश होता है। बाय द वे, सपोज इफ हम डिस्कसिंग अबाउट दैट इंडिया is doing some activities where India is lacking of technology and innovation. Okay, in that criteria, these are the nations. I'm talking about the CETP can give the priority where assist with all the technological crafts. Okay, तो जितने भी technological things हैं, technological हम कह सकते हैं ideas हैं, जितने भी असिस्टेंस हैं उसके द्वारा वो भारत को क्या करेगा, हेल्प करेगा और जरूरी समय समय पर क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाएगी, जिससे कि जो हमारा स्ट्रेटजिकल जो हमारा डायलॉग है उसको हम इन प्रॉपर वे या कह सकते हैं टारगेट समय में हम फुलफिल करें तथा हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो होगा वो क्या होगा, बरकरार रह सके। तो इस आधार पर गवर्नमेंट ने इस पे काम करेगी। अब हम देखते हैं कि जो हम ऑयल का डिमांड देते हैं, थोड़ा इसकी ऑयल का डिमांड को हम लोग देखते हैं जो हमारा अभी वर्तमान की परिस्थिति है, यानी हम करंट सिनेरियो की यदि बात करें, करंट सीन की बात करें तो करंट में सबसे पहला हमारा ऑयल का क्या डिमांड है। तो भारत जो है, इंडिया का जो ऑयल डिमांड है वह देखा गया है कि लगभग 74% राइज हुआ है, यानी बढ़ गया है। ठीक है, जहां पर हम देख सकते हैं कि लगभग 8.7 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी 2040 तक हम कह सकते हैं कि भारत में जो पेट्रोलियम या कच्चा तेल या पेट्रोलियम डीजल की बात हम करें तो लगभग 8.7 मिलियन जो होगा बैरल प्रत्येक दिन इस्तेमाल किए जाएंगे इस नए पॉलिसी के अंतर्गत जो सिनेरियो दिया गया। आपको पता होगा कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, एनीवन बता सकते? तो यहाँ पर जो हमारा बैरल्स होता है, एक बैरल बराबर 59 लीटर्स होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बैरल बराबर 59 लीटर्स हमारा होता है। तो माइनस की बात यहाँ पर हुआ 8.7 मिलियन बैरल्स, यानी 2040 तक हम कह सकते हैं कि पर डे हमें इतना कंजप्शन करने की जरूरत होगी। तो जब हम इतनी कंजप्शन करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास जो चैलेंज होगा वह होगा कि हम इसको प्रोडक्टिविटी कहाँ से करेंगे, प्रोडक्शन कहाँ करेंगे। तो इसी को लेकर के हमें कुछ और स्टेप्स लेना होगा जिससे कि हमारी जो ज्यादातर जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम का एक मेजोरिटी जो पार्ट होती है, जो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का वो पार्ट बनता है, उसको हम किसी तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि 5-fold इंक्रीज पर कैपिटा और ऑनरशिप। तो यहाँ पर कह सकते हैं 5-fold मतलब 5 भाग हम कह सकते हैं जो पर कैपिटा जो कार ऑनरशिप होंगे उनकी भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब जिस तरह से हम कह सकते हैं लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, ठीक है,
ज्यादातर जिस तरह से लोग डीजल की अपेक्षा हम देखते हैं कि पेट्रोलियम वाले जो गाड़ी होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं थोड़ा सा जो पॉल्यूशन होता है कम देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी डिमांड वर्ल्ड में और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब गवर्नमेंट हमारा जो है मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि ग्रीन की ओर बढ़ रही है, ठीक है, सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है, सोलर एनर्जी पर इसका बहुत ज्यादा काम देखने को भी मिलेगा। अगला हम जैसे देख सकते हैं कि इसका यदि हम डिपेंडेंस की देखें तो सबसे ज्यादा हम ऑयल का इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा जैसे भारत, तो भारत क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा हम लोग जो हमारी जो टोटल इनकम है उसका हम सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है वह हमारा ऑयल पर ही होता है, तेल पर होता है। तो इस चीजों को यदि हम ध्यान में रखें कि ऑयल का जो हम इम्पोर्ट, क्रूड ऑयल का जो हम इम्पोर्टिंग करते हैं और जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 2040 तक लगभग इसमें मोर देन 90% यानी 2040 तक इसमें जो डिमांड होगी या इसकी जो यूजिंग होगी, ठीक है, तो कंजप्शन में लगभग 90% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि हम करंट की डेटा बात करें तो हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन जो हमारा वर्तमान की परिस्थिति है इसमें मात्र हमारा 75% है, 75% है। और सोचने वाली बात है कि यह बढ़ करके 2040 में 90% चला जाएगा। यानी ओवरऑल हम कहें तो इसमें और हमारा 40 तक लगभग 15% का हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इज इट ओके? तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सकारात्मक जो होता है उनको स्टेप्स कहीं ना कहीं लेना होगा। अब यदि हम गैस एजेंसी की बात करें, यदि हम गैस डिमांड की बात करें, तो गैस डिमांड में क्या है आप देख सकते हैं, तो इंडिया विल बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर नेचुरल गैस। भारत जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक राष्ट्र है जहां पर सबसे ज्यादा गैस, नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी हमारे देश में इस तरह के एक स्कीम्स लाए थे, महिलाओं का सम्मान है ना, रसोई घर का उन्होंने एक वो स्कीम्स भी लॉन्च किए महिलाओं को सम्मान को लेकर के। तो और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लगभग आप देखिएगा तो 2040 तक, ठीक है, डिमांड जो होगी वह ट्रिपलिंग में बढ़ेगा, ठीक है, ट्रिपलिंग में इसकी डिमांड जो होगी गैस कंजप्शन का ये बहुत तेजी से भारत में बढ़ेगा। और नेचुरल गैस जो है हम इसको जो इम्पोर्ट करते हैं वह सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी होती है, जहां पर हम देख सकते हैं कि 2010 में जो हम मात्र हमारा इंक्रीमेंट जो हुई थी 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, वहीं अब 2019 में यदि देखें तो यह बढ़ के लगभग 50% हो गया है। अब हम बात करेंगे यदि 2040 की बात करें तो यह बढ़ करके 60% से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी हम देखा कि 2010 में जहां 20% हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, वहीं 2019 में यदि देखें तो 50% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी यहां से यहां सीधे 9 साल में हमने 30% का इंक्रीमेंट देखा। लेकिन आगे 2040 में 60%, यानी अब सोचने वाली बात है कि 50 है, यहाँ पर मात्र 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है? तो इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस क्या है कि जिस तरह से गवर्नमेंट जो है सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, बायोफ्यूल पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो डिमांड होगा, ठीक है, इस डिमांड जो होगा इसमें एक बहुत बड़ी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हम यदि कोयला डिमांड की बात करें, यह भी हमारा एनर्जी, फ्यूल एनर्जी की पार्ट है। यदि कोयला एनर्जी की बात हम करें तो कोल जो है, कोयला जो करंटली डोमिनेट्स इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो सबसे ज्यादा ये जो डोमिनेट कर रहा है कोयला, वो हमारा भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, इसको ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर लगभग ओवरऑल यदि हम एनर्जी की बात करें तो लगभग 70% हमारे यहाँ जो बिजली का प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 70% बिजली प्रोडक्शन करने में कहीं ना कहीं हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ा हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं भविष्य में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती भी आ सकता है। चुनौती क्या होगी कि जिस तरह से हम इसका दोहन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो भविष्य में इस तरह के हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का एक लैकनेस होगा, जिसके कारण फिर क्या होगा कि मैं किसी और राष्ट्र पे, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, कोई ऐसे राष्ट्र होंगे, रसिया हो, जिसपे हम फिर और डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जिस तरह से इसका माइनिंग हो रहा है, खदान का जैसे खनन हो रहा है, तो इस पे भी एक कंट्रोलिंग, एक सही पॉलिसी का निर्माण होनी चाहिए, जिससे कि एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट इट मस्ट बी कंज्यूम। यदि उसका नहीं होता है तो हमें इस पे कंट्रोलिंग करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोल हमारा डिमांड है, कोयला का जो डिमांड है,
यह लगभग हम 2040 में देखें तो वर्तमान में जहां हम 590 ट्रिलियन मिलियन टन हम अभी कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि वर्तमान में 590 हम मिलियन टन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला, वहीं 2040 में हमारा जो कोयला बढ़ के 772 मिलियन टन हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है, एक बहुत बड़ा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की यदि हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी हमारा डिमांड हो रहा है, और इंडिया जो है, भारत की जो हमारा शेयर है खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी में देखा जाए तो इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है खासतौर पे, है ना। और भारत इस आधार पे जो है सेकंड जो है रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्टनर भी कह सकते हैं, या ग्रोथ रेट करने वाला राष्ट्र है, या कह सकते हैं इसको बढ़ाने में, इसको कंट्रीब्यूट करने में भारत की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड में सबसे प्रथम पोजीशन पर यदि देखा जाए तो चाइना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने बात किया कि हमारी जो खासतौर पे जो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जिस तरह से यूजेस हैं, इस पे सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारी कंजप्शंस है, ये सारी चीजों पे भी हमने चर्चा किया। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे फिर हम कोई ऐसी टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।